14 पढ़ेंगे भीमराव अंबेडकर। मैं ये पूछ रही थी क्या भीमराव अंबेडकर के बारे में आप जानते हो? नहीं? चलो मैं बता देती हूँ। इन्होंने क्या किया था, देश को संविधान दिया था। ठीक है, ये अपने माता पिता की 14वीं संतान थे, मतलब 14 नंबर पे थे ये, 14 नंबर पर। ठीक है, और इनका जन्म क्या हुआ था, एक महार जाति का नाम था महार, उसमें हुआ था, जिसको बहुत ही मतलब कि भेदभाव की दृष्टि से उस जाति को बहुत नीचा माना जाता था। ठीक है, और उसके साथ छुआछूत, बहुत बड़ा भेदभाव जो था वो समाज के लोग करते थे। ठीक है, तो उसी भेदभाव को देखते हुए उन्होंने ये सोचा, भीमराव अंबेडकर ने ये सोचा कि मुझे क्या करना है, इस जाति प्रथा और भेदभाव को मिटाना है, उसके लिए मुझे एक वकील बनना है। ठीक है, फिर उन्होंने अपने अथक प्रयास से जो वो चाहते थे, अपने लक्ष्य को उन्होंने पूरा किया और भारत को संविधान दिया। ठीक है, हम उनके बारे में पढ़ते हैं आज कि उन्होंने क्या किया। इनका जन्म हुआ 14 अप्रैल सन 1891, 91, महू जो कि मध्य प्रदेश में है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, प्रथम प्रकाशित कृति है इनकी। ठीक है, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर द शूद्रास, फिर बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन linguistic status, the problem of the rupee, ये इनकी रचनाएं हैं। The abolition of provincial finance in British India, PhD की थीसिस है ये। ठीक है, The rise and fall of the Hindu women, annihilation of caste, labor and parliamentary democracy, Buddhism and communism। ठीक है, पुस्तकें व भाषण दिए इन्होंने। मूक नायक, बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत, फिर जनता पत्रिका का संपादन किया। हिंदी में उनका संपूर्ण वांग्मय मतलब क्या होता है, साहित्य। ठीक है, इनका जो संपूर्ण साहित्य है वो भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वांग्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। फिर ये कह रहे हैं, निधन इनका हुआ दिसंबर सन 1956 दिल्ली में। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित है, कि कुछ लोग ही सिर्फ इंसान की तरह जी सकते हैं, तब जिस सुविधा को आम तौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है, जो हमें सुविधा मिली हुई है कि हम सब क्या है, स्वतंत्र है, आजाद है, उसे विशेषाधिकार कहना उचित है। विशेष अधिकार मतलब ये जो स्वतंत्रता का एक विशेष अधिकार है और वो विशेष लोगों को ही मिला हुआ है, ये अंबेडकर ने कहा है। क्यों कहा कि जब इनके साथ छोटी जातियों के साथ जो निम्न जाति वर्ग था, उनके साथ जब भेदभाव किया जाता था समाज के उच्च लोगों के द्वारा, जिनकी उच्च जाति थी, ठीक है, उनके द्वारा जब भेदभाव किया जाता था, तो इन्होंने क्या बोला है कि सिर्फ यदि इंसान के अनुसार सिर्फ कुछ लोग ही जी सकते हैं, ठीक है, वो अपने आप को इंसान समझते हैं, तो जो हमें यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है उसे विशेषाधिकार कहना चाहिए, जो सिर्फ विशेष लोगों को ही मिला हुआ है या विशेष लोगों तक ही सीमित है। आ गई बात ये वाली समझ में सबको? यस मैम। ठीक है, मानव मुक्ति के पुरोधा मतलब श्रेष्ठ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे, शिक्षित जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका, फिर वहां से लंदन गए। ठीक है, इनको उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित बड़ौदा नरेश ने किया। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा। ठीक है, संस्कृत का जो धार्मिक, पौराणिक पूरा साहित्य था उसको उन्होंने हिंदी अनुवाद के जरिए पढ़ा। और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में
अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की और कुछ मौलिक बातें बताई। सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक मतलब इतिहास के श्रेष्ठ ज्ञाता, ठीक है, विधिवेता विधि के जो नियम बनाए गए हैं उनके ज्ञाता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद, शिक्षा के जो विद्वान हैं उनमें से एक, तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की और समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका भी निभाई और निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। मतलब बिना किसी बात की चिंता परवाह किए बिना उन्होंने संघर्ष किया अछूतों को, स्त्रियों को और मजदूरों को मानव के जो अधिकार हैं उन्हें दिलाने के लिए, ठीक है, जो अधिकार सबको मिलने चाहिए क्योंकि मनुष्य एक है, इंसान सब बराबर है। आगे कह रहे हैं वो भारतीय संविधान के निर्माताओं में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारतीय चिंतन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी हैं। ठीक है, आधुनिक भारत कैसा होना चाहिए और आधुनिक भारतीय कैसा होना चाहिए, ठीक है, इसका उन्होंने चिंतन किया, उस पर विचार किया। फिर इसके लिए जो इन्होंने ये महत्वपूर्ण कार्य किया वो अधिकार इनको मिलना चाहिए कि उन्होंने क्या किया, भारतीय लोगों के बारे में सोचा और सबको एक समझा, किसी में भेदभाव या जाति प्रथा के अनुसार लोगों को उन्होंने नहीं बांटा, बल्कि उन्होंने क्या चाहा कि सब लोग एक है। यहाँ पर मतलब जो जाति प्रथा है, वर्ग विभाजन है, वो नहीं होना चाहिए। जो अधिकार एक मनुष्य को प्राप्त है, चाहे वो उच्च जाति का हो चाहे वो निम्न जाति का हो, वो अधिकार हर एक इंसान को मिलना चाहिए। तो जो ये सम्मान इन्होंने इन लोगों को दिलाया उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। फिर कह रहे हैं कि उन्होंने जीवन भर दलितों की मुक्ति एवं सामाजिक समता के लिए संघर्ष किया। ठीक है, जो मतलब दलित लोग हैं, जो शूद्र जाति के लोग हैं या जो निम्न जाति के लोग हैं, उनके लिए संघर्ष किया और सामाजिक समता के लिए और समाज में समानता स्थापित करने के लिए भी संघर्ष किया। उनका पूरा लेखन इसी संघर्ष और सरोकार और इसी कार्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है, स्वयं ये दलित जाति में जन्मे, ये भी निम्न जाति में इन्होंने जन्म लिया। डॉक्टर अंबेडकर को बचपन से ही जाति आधारित उत्पीड़न, शोषण एवं अपमान से गुजरना पड़ा। बचपन में ही जो जातियों का विभाजन था उसके कारण इनको क्या हुआ, उत्पीड़न, इनको पीड़ित किया गया, इनका शोषण किया गया और इनका अपमान किया गया। इन समस्याओं से इनको गुजरना पड़ा। इसलिए विद्यालय के दिनों में जब एक अध्यापक ने उनसे पूछा कि तुम पढ़ लिख कर क्या बनोगे, तो बालक भीमराव ने जवाब दिया कि मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा। ठीक है, अछूतों के लिए एक नया कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा। डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन इसी संकल्प के पीछे झोंक दिया। उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी में बिता दिया, वकील बनने में, कानून बनाने में और भेदभाव को मिटाने में और जाति प्रथा को समाप्त करने में। इसके लिए इन्होंने जमकर पढ़ाई की। ठीक है, व्यापक अध्ययन एवं चिंतन मनन के बल पर उन्होंने हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम में, ठीक है, एक नई अंतर्वस्तु भरने का काम किया है। लोगों के मनों के अंदर एक नई चीज भरने का काम किया है। वो क्या है, वो क्या था कि दास्ता का सबसे व्यापक व गहन रूप सामाजिक दास्ता है। ठीक है, गुलामी का जो सबसे गंभीर रूप है वो समाज की गुलामी है। ठीक है, और उसके उन्मूलन और उसको जड़ से उखाड़ने के लिए बिना कोई भी स्वतंत्रता कुछ लोगों का विशेषाधिकार रहेगी। वे कह रहे हैं कि यदि उसके उन्मूलन के लिए समाज की दास्ता को, समाज की गुलामी को यदि हमें जड़ से उखाड़ना है तो उसके लिए जो स्वतंत्रता लोगों को मिलनी चाहिए, वो एक विशेष अधिकार जो है वो सभी को मिलना चाहिए। जो विशेष अधिकार विशेष लोगों को मिला हुआ है वो अधिकार सभी लोगों को मिलना चाहिए। इसलिए ये क्या होगी, अधूरी रहेगी। यदि ऐसा नहीं किया गया
तो जो ये स्वतंत्रता है वो सिर्फ अधूरी रहेगी, मतलब वो सिर्फ आधे लोगों को ही मिलेगी। सारे जो नियम कानून कायदे क्या है, निम्न जाति वर्ग पर लगा दिए जाएंगे, उनके साथ छुआछूत की जाएगी, भेदभाव किया जाएगा, और उनको एक जो सामाजिक स्तर है, ठीक है, वो हमेशा उनका छोटा ही रहेगा, और इस कारण वो कभी ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे, ऊपर नहीं जा पाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो जहां है वहीं रहेंगे और समाज के लोगों की ही गुलामी करते रहेंगे। आगे है कि उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने इनको प्रेरित किया। वो कौन थे? महात्मा बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। जातिवादी उत्पीड़न के कारण हिंदू समाज से मोह भंग होने के बाद वे बुद्ध के समतावादी दर्शन में आश्वस्त हुए। क्या हुआ था कि जातिवादी उत्पीड़न के कारण जाति प्रथा के नाम पर जो लोगों को पीड़ित किया जा रहा था, ठीक है, उससे क्या हुआ, उनका हिंदू समाज से जो प्रेम था वो भंग हो गया, टूट गया। फिर उन्होंने क्या किया, बुद्ध के जो समतावादी दर्शन है, महात्मा बुद्ध का क्या उपदेश था, उनका उद्देश्य क्या था, सभी लोग समान हो, ठीक है, तो वो उस समतावादी दर्शन पर उन्होंने भरोसा किया और उसमें वो शामिल हुए। और 14 अक्टूबर सन 1956 को 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध मतानुयायी बन गए। उन्होंने बौद्ध धर्म का अनुसरण कर लिया और बौद्ध के अनुयायी बन गए। फिर आगे क्या रहे ये कि भारत के संविधान निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी समूची बहुमुखी विद्वता, उनकी जो विद्वता थी संपूर्ण, बहुमुखी मतलब चारों तरफ से जिनका ज्ञान था, मतलब प्रतिभाशाली थे, हर क्षेत्र का उनको ज्ञान था। एकांत ज्ञान साधना की जगह मानव मुक्ति व जन कल्याण के लिए थी, ठीक है। इनकी जो बहुमुखी विद्वता थी, मतलब हर क्षेत्र का जो इनको ज्ञान था वो किसके लिए था, मानव मुक्ति व जन कल्याण के लिए, कि मनुष्य को दासता से, गुलामी से मुक्ति मिले और लोगों का कल्याण हो। यह बात वे अपने चिंतन और क्रिया के क्षणों से बराबर साबित करते रहे हैं। इस बात पर वो विचार भी करते रहे हैं और कार्य भी करते रहे हैं। अपने इस प्रयोजन में वे अधिकतर सफल भी हुए हैं और जो इनका उद्देश्य था उसमें वो सफल भी हुए, उनको सफलता भी प्राप्त हुई। यहाँ प्रस्तुत पाठ अंबेडकर के विख्यात भाषण, जो इनका भाषण था जो कि बहुत प्रसिद्ध हुआ, उसका नाम क्या था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, 1936 में दिया गया, कि ललई सिंह यादव द्वारा कृत हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद के 2 प्रकरणों के तौर पर है। इन्होंने जो 1936 में भाषण दिया जो बहुत प्रसिद्ध हुआ, उसका नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है। तो इसका जो रूपांतर हुआ, इसका जो अनुवाद हुआ, वो किसने किया, ललई सिंह यादव द्वारा हिंदी रूपांतर हुआ, हिंदी में अनुवाद हुआ उसका, और वो जाति भेद का उच्छेद 2 प्रसंगों के तौर पर है, मतलब इसमें जाति भेद का उच्छेद है वो 2 अंशों में बांटा गया है। फिर कह रहे हैं कि यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल, तो जाति पाति को जो तोड़ने वाला मंडल है लाहौर में है, उसके वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। जो वहां के अध्यक्ष थे उनको ये भाषण देना था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से ये भाषण क्या था, क्रांति उत्पन्न करने वाला था। इसके अनुसार क्या किया, जो आयोजक थे, वहां पर जो भी व्यवस्था करने वाले लोग थे, मुख्य लोग थे, उन्होंने क्या किया, उनकी पूर्ण सहमति नहीं बनी। इसके कारण इन्होंने क्या किया, सम्मेलन जो स्थगित, मतलब उन मुख्य आयोजकों की सहमति नहीं बनी और इस कारण जो सम्मेलन था वो स्थगित हो गया, उसको पोस्टपोन कर दिया गया और ये जो भाषण है वो पढ़ा नहीं
जा सका। बाद में अंबेडकर ने क्या किया कि इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कर वितरित किया अपने नाम से। कहाँ गया खुश, चलो ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, अपनी स्वतंत्र पुस्तिका खुद उसको लिख कर और पुस्तिका के रूप में उसको प्रकाशित कर दिया और बांट दिया। वितरित कर दिया मतलब बांट दिया, जो पर्याप्त लोकप्रिय हुई। और ये जो पुस्तक लिखी थी उन्होंने वो पर्याप्त लोकप्रिय हुई। उनके अनुसार समानता, स्वतंत्रता व बंधुता मतलब भाईचारा, ये तीन तत्व आदर्श समाज में अनिवार्यतः होने चाहिए। यदि आदर्श समाज है तो वहां पर समानता भी होनी चाहिए, लोगों को स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए और आपस में भाईचारा भी होना चाहिए। जिस समाज में ये तीन तत्व है उसी समाज को आदर्श समाज कहा जाना चाहिए। जिससे क्या होगा, यदि आदर्श समाज बनेगा तो क्या होगा, लोकतंत्र, सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक भी पहुंचे। इसमें क्या होगा, लोग जो है वो क्या करेंगे, सामूहिक एक साथ अपनी जो जीवनचर्या है, जीवन को बिताएंगे। उसमें एक रीति होगी, एक ही तरीका होगा, ठीक है। और समाज के जो भी लोग हैं, ठीक है, उनके जो अनुभव है वो एक दूसरे को आदान प्रदान करेंगे और उनके अर्थ तक भी वो पहुंच सकेंगे। फिर कह रहे हैं कि यहाँ प्रस्तुत पाठ उक्त पुस्तिका के प्रतिनिधि प्रकरण है। जो ऊपर पुस्तक इन्होंने लिखी थी अंबेडकर ने, ठीक है, जो भाषण दे रहे थे उसको क्या किया था कि आयोजकों की सहमति नहीं हुई थी, इस कारण उन्होंने स्थगित कर दिया, जिसके कारण ये भाषण पढ़ा नहीं जा सका। अंबेडकर ने क्या किया, फिर उस भाषण को एक स्वतंत्र पुस्तिका में लिख दिया और बांट दिया, जिससे वो काफी लोकप्रिय हुआ। तो उसी उक्त पुस्तिका के जो ये दो प्रसंग यहाँ पर आए हैं वो एक प्रतिनिधि मतलब मुख्य रूप से जो इस भाषण में जो बातें थी वो यहाँ पर दिए गए हैं। फिर कह रहे हैं कि आज के जाति और धर्म आधारित विषाक्त सामाजिक राजनीतिक माहौल में इन प्रसंगों की जो महत्वपूर्णता है वो और भी बढ़ गई है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो पूछो, कोई प्रॉब्लम? किसी को भी चलो आगे? यस मैम। ठीक है, चलिए ओके। यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यहाँ पर भीमराव कह रहे हैं कि ये हमारे दुर्भाग्य की बात है कि आज का जो आधुनिक युग है वहां पर भी आज भी लोग जो है जाति के आधार पर बटे हुए हैं। लोगों में जाति प्रथा आज भी शामिल है और उस जाति को देखते हुए लोगों को उच्च या निम्न माना जाता है, या उनमें भेदभाव आ जाता है, या फिर छुआछूत की भावना आ जाती है। और उसको बढ़ाने वाले इस जाति प्रथा जो है, ये जाति प्रथा का जो एक महत्वपूर्ण मतलब इसको देखा जाए तो एक मतलब ये कुसंस्कार मान लो, या एक ये जो नियम है वो अच्छा नहीं है, ठीक है ना। तो इस जातिवाद को जो बढ़ाने वाले लोग हैं उनकी भी कमी नहीं है, लेकिन ये क्या है कि इसके कई जो पोषक हैं, इस जातिवाद को बढ़ाने वाले जो लोग हैं वो कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं, वो जातिवाद का समर्थन करते हैं, ठीक है। क्यों? एक समर्थन का एक कारण यह कहा जा सकता है कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। जातिवाद क्या है? जातियां जो है वो क्या है, कर्म के आधार पर बटी हुई है, ठीक है। भगवान ने तो इंसान को एक ही बनाकर, सब इंसान को बराबर बनाकर भेजा, लेकिन यहाँ पर समाज में आने के बाद क्या हुआ, अपने कर्मों से, अपने कार्यों से जो है लोग जातियों में बट गए। मुख्य जाति 4 है। कौन कौन सी है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण क्या करने लगे? पढ़ाने लिखाने का काम करने लगे, वो ब्राह्मण बन गए। क्षत्रिय जो राजा महाराजा थे, जो लोगों की रक्षा करते थे, वो क्षत्रिय बन गए। जो व्यापार करने लगे वो वैश्य बन गए, और जो साफ सफाई का काम करने लगे वो शूद्र बन गए।
ठीक है। तो यहाँ के जो इस जातिवाद को जो बढ़ाने वाले जो लोग हैं वो क्या कहते हैं कि इसका समर्थन वो इसलिए करते हैं कि इसका कारण क्या है, आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है कि यदि हम श्रम का विभाजन कर दे, ठीक है, काम का परिश्रम का विभाजन कर दे, भाई कोई मान लो कोई खेती करे, कोई मजदूरी करे, कोई पढ़ाई करे, कोई चिकित्सा करे, मतलब लोगों का इलाज करे, इस तरीके से यदि हम श्रम का विभाजन कर देंगे तो उसमें कुशलता आएगी, एक काम को लोग अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। यानी कि एक किसी भी काम को हमने सीख लिया, उसमें श्रेष्ठता हासिल कर ली, उसमें डिप्लोमा ले लिया या हम उसमें श्रेष्ठ बन गए, उसके विशेषज्ञ बन गए, तो हम क्या करेंगे, उस काम को आसानी से कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, श्रम का विभाजन हो जाता है, जातिवाद के आधार पर क्या होता है, परिश्रम का विभाजन हो जाता है, जिससे कि एक काम को करने से लोग उसमें विशेषता हासिल कर लेते हैं और उस काम को फिर बड़ी कुशलता के साथ किया जाता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, जाति प्रथा भी क्या है, श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। मैंने बताया कि जातियां किसके आधार पर बटी हुई है, अपने कर्मों के आधार पर, अपने कार्यों के आधार पर। उसी प्रकार श्रम का विभाजन भी है, परिश्रम का जो है वो अलग अलग, मतलब काम का अलग अलग विभाजन कर दिया गया है, साफ सफाई का अलग है, खेती का अलग है, मजदूरी का अलग है, डॉक्टरी का अलग है, प्रोफेसर का अलग है, अध्यापक का अलग है। इस तरीके से सबके कार्य के अलग अलग विभाजन है, जो जिसको सही लगता है वो उसमें चला जाता है। आज सभ्य समाज में, पहले ऐसा नहीं था, सभ्य समाज में आज, ठीक है ना, आज लोगों को अपना काम करने की, काम का चुनाव करने की, मतलब वो अपना काम का चुनाव अपने मन से कर सकते हैं, अपनी रुचि और स्वभाव के अनुसार अपने कार्य का चुनाव कर सकते हैं, जिसके जिस कार्य में रुचि है, ठीक है, और उसका स्वभाव है कि हाँ मैं इस कार्य को बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, तो वो उस कार्य का अपना चुनाव कि हाँ मुझे आगे जाकर मुझे यही काम करना है। तो क्यों, इसलिए जाति प्रथा भी क्या है, श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। ये कौन कहते हैं, इस जातिवाद को बढ़ाने वाले लोग। फिर आगे कह रहे हैं कि इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, इसलिए जाति प्रथा में कोई बुराई नहीं है। फिर आगे कह रहे हैं कि इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है जो इन्होंने तर्क दिया कि जाति प्रथा के नाम पर क्या होता है, श्रम विभाजन होता है, और श्रम विभाजन से क्या होता है, कार्य कुशलता आती है, लोग अपने कार्य में कुशल बनते हैं। फिर कह रहे हैं लेकिन इस तर्क के संबंध में जो सबसे आपत्ति करने वाली बात है ये है, क्या है, आवाज आ रही मेरी सबको? यस मैम। अच्छा ठीक है, कि जाति प्रथा, हाँ बोलो मैम, दूसरी क्लास का टाइम हो गया मैम। ओके बेटा, ठीक है, चलिए बाय, मैं आगे आपको कल पढ़ाऊंगी, ठीक है। मैम चैप्टर कौन सा है वैसे? चैप्टर लास्ट 18 है अपना, भीमराव अंबेडकर आरोप बुक का, ठीक है। ओके मैम। ओके बेटा बाय, सब लोग लेफ्ट हो जाओ, कल पढ़ाती हूँ, ठीक है। बाय मैम। बाय बेटा, बाय मैम। बाय। इसको पढ़ लेना सब लोग, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम हाँ बोलो। मैम मैम मैं ऐसे पूछ रही थी, वो जो प्रोजेक्ट सबमिट कराना है ना, वो कब, उसका पीडीएफ भेजना है या फिर स्कूल में? हाँ हाँ, फाइल डिपॉजिट करवानी है आपको, पीडीएफ नहीं भेजना है मुझे, फाइल मैम फाइल बनानी है स्कूल में ही बनानी? नहीं तुम घर से हाँ मैम, वो तो बना लिया ना? बना लिया मैम। तो मुझे स्कूल में दे जाओ जब भी आप। मैम अभी मैं तो गांव में हूँ, मैं जयपुर नहीं हूँ। कौन बोल रही हो बच्चे? मैम हर्षिका। रशिका, न्यू स्टूडेंट हो? हर्षिका मैम। ओके हर्षिका, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने बना लिया, ठीक है ठीक है, जब आओ तब सबमिट करवा देना, ओके। जो लोग मतलब आउट ऑफ टाउन है, अपने गांव में है या कहीं बाहर है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, जब भी वो आए तब डिपॉजिट करवा देना, पर जो यहाँ जो बच्चे हैं वो मुझे 20 से पहले जमा करवा देना, अदरवाइज हाफ नंबर आपका एक दिन कम होता जाएगा, ठीक है।